you're made of things. I'm trying to reconstruct the air and all that brings. And oxidation is the compromise you own. But this is beginning to feel like the dog wants a bone. Say, or force you fight and then you falsify your deeds. Your methods start the disconnect from all your creeds. As fortune strives to fill the vacuum that it feeds. But this is beginning to feel like the dog's lost the lead. Say, सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो यार आई नो मैं दोबारा से जिम में दिख रहा हूँ आपको। ये जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, जब भी वो एक जिम सेशन था मेरा चेस्ट जो मैंने कल लगाया था, सर उसके बाद मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी बीच में व्लॉग करने का। सो आज है यार हमारा लेग डे, और लेग डे के लिए हमारे पास आज 2 एक्सरसाइज है सिर्फ। और ये हफ्ता मेरा डीलोड चल रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा वेट ना लेकर सिर्फ अपनी टेक्निक इंप्रूव करने पर भी ध्यान दूंगा। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली है अभी स्क्वाट्स। सो ये हमारा फर्स्ट वार्म अप सेट है, तो चलो इसे भी लगाते हैं। सो यार आई नो कि मैं भी थोड़ा थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, बिकॉज जिम में यार, इस जिम में मैंने आज तक कभी ऐसे शूट नहीं करा है बोलते हुए, और थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि कोई एकदम से आ ना जाए ऊपर से नीचे, क्योंकि अभी तो इस टाइम पर आप देख सकते हो ये पूरा कंपार्टमेंट, पूरा सेगमेंट खाली पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश करी है जिम में ना अभी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ना ही म्यूजिक चल रहा है, ना ही कोई और एक्सरसाइज अभी यहाँ पर कर रहा है। और डीलोड वीक में मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है पहले से। सो ये वार्म अप सेट हमने मार के खत्म किया, अब हम सीधा मेन सेट पे करेंगे। सो डीलोड में मैं अपने रेप्स गिराता हूँ, मैं लोड सेम रखता हूँ, इंटेंसिटी सेम रहती है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वर्कआउट का वो मैं कम कर देता हूँ, मतलब नंबर ऑफ सेट्स मेरे कम हो जाते हैं। और वैसे भी लेग डे वाले दिन मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ, सो इतना फर्क इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सो अभी चलो फटाफट से अभी हम मेन सेट लगाते हैं। ओके, तो मैंने थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया है। ये जो वेट लगा रखा है ये मेरे मेन सेट वाला ही वेट था, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये मेरा मेन सेट है यार। तो चलो यार फिर दोबारा से अब इसको मेन सेट को खत्म करते हैं। सिर्फ 2 सेट लेने हमें स्क्वाट्स के, और फिर 2 सेट हम करेंगे वहां पर अपने सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के। सो लेट्स गो। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये टोटल अभी 70 केजीज है हमारे बारबल पर। और मे भी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना लाइट वेट क्यों बारबल स्क्वाट में तो लोग हैवी जाते हैं। सो गाइस इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, एक्चुअली 2 रीजन है। सबसे पहले तो मैं सपोर्ट के लिए किसी भी तरह की बेल्ट, जैसे कि ये जो बेल्ट है लंबर बेल्ट, मैं ये बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूँ। अब उसके पीछे रीजन सिंपल है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी एक बेल्ट
है, जो कि है एक मसल और उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अगर आपको वो मसल इंगेज करना आ गया तो आपको इस बेल्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेल्ट बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जिनको एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत होती है, जैसे कि पावर लिफ्टर या फिर किसी को ऑलरेडी लोअर बैक इंजरीज हो रखी है, उनकी सेफ्टी के लिए होती है बेल्ट। अब जैसे कि मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, ना ही मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है, ना ही मुझे कोई इंजरी है, सो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और बात रही ज्यादा वेट उठाने की, तो वेट उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप जो वेट उठा रहे हो, क्या वो सारा आपके मसल्स पर स्टिमुलस मिल रहा है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ आप ईगो के चक्कर में ज्यादा वेट उठा रहे हो। सो मेरा बहुत सिंपल रहता है यार, मेरे को अपने क्वाड्स को हिट करना होता है स्क्वाट्स पर, और इसीलिए मैं एलिवेशन यूज करता हूँ इन प्लेट्स को लगाकर। अब ये एलिवेशन इसीलिए होता है क्योंकि मेरे एंकल की मोबिलिटी कम है। अब मोबिलिटी कम होने की वजह से मैं ज्यादा डीप जाता हूँ ना, तभी मेरी बैक आगे की तरफ झुक जाती है, और वो जितना ज्यादा मैं आगे झुकता हूँ सारा लोड मेरे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पर आता है, ना कि क्वाड्स पर। सो क्वाड्स की एक्टिवेशन बढ़ाने के लिए मैं ये एलिवेशन यूज करता हूँ। सो गाइस बहुत बातें हो गई, अब हम अपना सेकंड सेट करेंगे और मेक श्योर करूंगा कि सारा स्टिमुलस दोबारा से क्वाड्स पर है, ना कि सिर्फ मेरे ग्लूट्स और हैम्स पर। सो गाइस अब बारी हमारी सेकंड एक्सरसाइज की, जो होने वाली है हमारी सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। अब यार ये मशीन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस मशीन को सेटअप करने के लिए हमेशा दो लोग लगते हैं, क्योंकि इसका जो पैड होता है वो एकदम एक्यूरेटली थाई पर अटैच नहीं हो सकता एक जने से। अगर मैं अपने पैर ऊपर रखूंगा तो ये ढीला पड़ जाएगा, और नीचे रखूंगा तो फिर टाइट हो जाएगा, तो मैं अपने पैर नहीं उठा पाऊंगा, इसकी वजह से मैं कर्ल ही नहीं कर पाऊंगा। सो इसका ये ड्रॉबैक है कि इसको हमेशा दो लोग लगते हैं फिट करने के लिए। बाकी अभी तो मैं यहाँ पर अकेला हूँ, और इसको भी सेटअप मुझे खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पर। कोई सो मैं नॉर्मली 70 केजीज पर मारता हूँ, पर आज मुझे 50 केजीज पर जाना पड़ा, और उसका बस एक ही रीजन था कि इस मशीन को स्टेबल करने के लिए दो लोग चाहिए। सो यार मैं अगर सही बताऊं तो लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल के कंपैरिजन में सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन सिर्फ इसी एक रीजन की वजह से ये एक्सरसाइज कभी कभी स्किप करने का मन करता है। सो अगर हम बेसिक साइंस की बात करें कि प्रोन हैमस्ट्रिंग कर्ल जो आप लाइंग में करते हो, प्रोन लाइंग में और उसमें और सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल में क्या फर्क है, तो बहुत बड़ा फर्क है गाइस। आपको मेजॉरिटी जिम्स में हमेशा प्रोन लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल ही मशीन मिलेगी, लेकिन सीटेड बहुत ही कम मिलेगी। अब दोनों में अगर फर्क देखें तो लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल में आपके हैमस्ट्रिंग पर बहुत ही माइनर स्ट्रेच होता है, मतलब टेंशन बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि वहां पर हिप का एंगल स्लाइटली ही बेंड होता है, तो आपके हैमस्ट्रिंग पर स्ट्रेच कम आता है, जिसकी वजह से टेंशन कम रहती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल की, तो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल में आपकी हिप फ्लेक्शन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपके हैमस्ट्रिंग पर स्ट्रेच ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट द मूवमेंट टेंशन भी ज्यादा रहती है, और जितनी ज्यादा टेंशन आपके मसल पर होगी आपकी मसल ग्रोथ भी उतनी ज्यादा ही होगी। तो इसी वजह से प्रायोरिटी हमेशा आपकी सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल आपकी जिम में है तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइंग भी आपका काम कर देगी। और अगर आपको लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल करने में मजा ही नहीं आ रहा है तो उसकी जगह आप आरडीएस रोमेनियन डेडलिफ्ट कंसीडर कर सकते हो। तो यार अगर सीरियसली बताऊं तो मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस मशीन पर मैं अपनी बॉडी को ढंग से स्टेबल ही नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से टेंशन मेरा हैमस्ट्रिंग पर आ ही नहीं रहा है, मैं बार बार फिसल फिसल के आगे जा रहा हूँ। सो
मेरे ख्याल से मैं अब ये जो लास्ट सेट है, मैं 3 सेट करने वाला था, मैं 2 ही करूंगा, एक सेट और फिर उसके बाद हम चलेंगे घर। तो यार अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे हैमस्ट्रिंग बिल्कुल भी अभी फटीग नहीं हुए हैं। अभी मैं बोल सकता हूं कि ये 80% के अराउंड फटीग हुए हैं, उससे ज्यादा मेरे हाथ फटीग हो गए इस पैड को कंफर्टेबल पोजीशन में रखने के लिए, क्योंकि एज यू नो कोई है नहीं साथ में स्टेबल करने वाला, तो ये बार बार मैं खिसक के आगे जा रहा था। सो जो है सो है, बाकी वर्कआउट पूरा हो गया आज का। सो यार लेट्स गो होम। सो यार अभी बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है, और ये इसकी वजह से, क्योंकि दिल्ली में ना बहुत दिनों से गर्मी कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल की बढ़ रही है। और अगर सच बताऊं तो यार गर्मियों में जिम करने का मजा जो होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो कॉलेज आने जाने में जो वाट लग जाती है ना गर्मियों में, भाई उसका कोई मुकाबला ही नहीं है यार, बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ऊपर से जो मेरा कॉलेज है वो भी मेरे घर से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है। सो जाना आना प्लस बीच में मैं कुछ और भी काम करता हूँ थोड़ा बहुत। सो ये जो चीजें हैं ये गर्मियों में काफी ज्यादा दिमाग खराब कर देती हैं। बाय द वे, स्क्वाट ट्रेन करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं देना भूल गया था, वो ये कि यार जब भी आप अपने स्क्वाट्स परफॉर्म करते हो तो वो स्क्वाट्स के सारे सेट्स परफॉर्म करने के बाद आप एक बार पर हैंग जरूर किया करो। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप स्क्वाट परफॉर्म करते हो तो वो बारबल और वेट प्लेट्स का जो लोड होता है उसकी वजह से आपकी स्पाइन जो है वो कंप्रेस होती है, और जिसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी स्पाइन की हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो उस कंप्रेस स्पाइन को ठीक करने के लिए आपको हमेशा बार पर हैंग करना चाहिए स्क्वाट्स करने के बाद, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन जो होगी वो डीकंप्रेस होगी। उसके ऊपर से जो प्रेशर होगा, जो इंटरवर्टिबल डिस्क जो हमारी वर्टिब्रास के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, उस पर जो प्रेशर है वो रिलीव होता है लॉन्ग टर्म में, उसकी वजह से आपकी स्पाइन भी हेल्दी रहती है। और अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो बहुत ही सिंपल है, जब आप सुबह उठते हो तो तब अपनी हाइट लेना, और एक बार शाम को घर आने के बाद अपनी हाइट लेना। आपकी हाइट हमेशा सुबह ज्यादा मिलेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी स्पाइन वहां पर डीकंप्रेस रहती है, स्पाइन के ऊपर किसी भी तरीके का कंप्रेशन फोर्स नहीं होता है, क्योंकि वहां पर वो एंटी ग्रेविटी पोजिशन में हम सोते हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइट ज्यादा रहती है। और जब शाम को सारे काम वाम करके आते हो तो आपकी स्पाइन पर ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आपके बैक का फोर्स, और जो भी सामान आप उठाते हो दिन में उन सब का फोर्स लगता रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन धीरे धीरे कंप्रेस होना चालू कर देती है, और इस चीज की वजह से शाम को आपकी हाइट कम आती है। सो यार अभी मेरे बुआ और फूफा जी घर पर आने वाले हैं, और अब हम उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। मेरे फूफा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही कम हमारे घर पर आते हैं यार, उनसे बहुत कम मिलना होता है। सो इसीलिए आज की शाम फूफा जी के नाम। सो अभी वो आएंगे और उनसे हम मिलेंगे। सो ये व्लॉग हम चालू करेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, बाहर काफी अंधेरा हो चुका है। यार एक्चुअली मुझे अभी आधे घंटा हुआ है कॉलेज से आए हुए, और अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना कॉलेज का अपडेट दूं तो यार कल हमारे इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। हम सारे अभी चिल मोड में आ चुके हैं। लेकिन यार आज सैटरडे था तो बहुत ही कम बच्चे आए थे, और उन बहुत ही कम बच्चों को एक न्यूज दी गई कि 1 महीने बाद आपके ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मतलब हरियाणा काउंसिल में जो लोग आते हैं, मतलब जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स जो हरियाणा के कॉलेज में पढ़ते हैं और स्पेशली फिजियोथेरेपी में है, उन सभी को ये पता हुआ कि यार हरियाणा काउंसिल ने अपनी गाइडलाइंस चेंज कर दी हैं। पहले हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हुआ करते थे कि हर 6 महीने में आपके एग्जाम्स होंगे, लेकिन अब हो गया है ईयरली सिस्टम कि एक साल में सिर्फ एक ही बार एग्जाम होगा, और उसमें आपके पूरे साल का सिलेबस आएगा। अब अगर ध्यान से सोचा जाए तो साल में एक ही बार एग्जाम्स होने के अपने ही फायदे और नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि यार कोई टेंशन नहीं होती, साल में एक ही बार एग्जाम देना होता है, सो एक ही बार में एग्जाम दो और जाओ। बट दिक्कत ये है कि पूरे साल का सिलेबस आपको कवर करके फिर वो एग्जाम देना है। मतलब जितना भी आपको पूरे एक साल में पढ़ाया गया है वो सारा पढ़ो और एग्जाम में लिख कर आओ, वो थोड़ी सी दिक्कत है। अब इसमें भी बच्चे बहुत होते हैं जो पूरे साल पढ़ते ही नहीं है। बाय द वे मैं उनमें से नहीं हूं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ यार, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि छूट जाती है। कभी हम एब्सेंट हो जाते हैं, कभी हमारा मन नहीं करता पढ़ने, कभी पार्टी कर लेते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं। सो इस चक्कर में थोड़ा सा रूटीन खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी 70% मैं बोलूंगा कि मेरा कवर है ऑलरेडी। बाकी रिवीजन मुझे पूरी दोबारा करनी पड़ेगी। सो यार इसके चलते हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा हार्डकोर होने वाली है अगले 1-1.5 महीने के लिए। लेकिन यार दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अब मैं थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट भी
सीखता जा रहा हूँ। सो यूट्यूब पर वीडियोस तो आती रहेंगी, चाहे वो व्लॉग्स हो चाहे वो इन्फॉर्मेशन कंटेंट हो। और जब बात आई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की तो यार मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आया जुबैर को, और उसी आइडिया के लिए मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। सो यार हमारी डेस्क रेडी है, हमारा माइक रेडी है, हमें बस अभी वीडियो का शूट स्टार्ट करना है। सो ये स्टार्ट करने के लिए मुझे व्लॉग खत्म करना पड़ेगा। सो गाइस हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली ये व्लॉग इस वीडियो के बाद आएगा या पहले आएगा, वो हम देखते हैं, जैसा अभी मेरा शेड्यूल बनेगा मैं डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।